के पार्ट से ऑक्यूपेशनल हेल्थ को देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की अगर बात करें तो उसका एक ऑब्जेक्टिव मेन यही होता है कि अडेप्टेशन करनी है वर्क टू मैन एंड ईच मैन टू वर्क। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के डेफिनेशन देखें जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या WHO ने दी हुई है, तो उसके अंदर 4 कीवर्ड्स आ रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये एम कर रही होती है कि वेलबींग सबसे पहले तो वर्कर की मेंटेन रहे, उसकी फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग हाईएस्ट डिग्री की मेंटेन करनी है फर्स्ट। सेकंड है डिपार्चर ऑफ हेल्थ नहीं होने देना वर्किंग कंडीशन की वजह से। थर्ड है रिस्क्स वगैरह से उसे प्रोटेक्ट करना है। और चौथा है कि जब उसे प्लेस कर दिया तो उसके बाद उसको मेंटेन करना है वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के 2 काम होते हैं। मेन फंक्शन उसका ये है कि उसने जो हायर मैनेजमेंट है उसको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करनी है, और दूसरा चीज़ क्या है कि वॉक थ्रू सर्वेज कर रहे होते हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलें तो आगे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फ़ंक्शन क्या होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस के। सबसे पहले इसके ना 10 फंक्शंस हैं, तरतीब वाइज चलते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमने प्लेस करना है वर्कर को सूटेबल एनवायरनमेंट में, प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब प्लेसमेंट के बाद उसको वहाँ पर मेंटेन करना है। अगर कोई मसला आ जाता है तो उसको ट्रीटमेंट वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। उसको जो वहाँ पर रिस्क फैक्टर्स हैं पोटेंशियल उनको अवॉइड करेंगे, और रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड हैजर्ड को भी कंट्रोल करेंगे। रिकॉग्नाइज वालों को कंट्रोल करते हैं वाया सर्वेलेंस, और अनरिकॉग्नाइज को वाया रिसर्च। फिर क्या होगा, फिर हम वो जो वर्कर है उसको स्क्रीन किया करेंगे फॉर डिजीज़। हम उसकी हेल्थ एजुकेशन पर फोकस करेंगे, उसकी सेफ्टी ट्रेनिंग करेंगे, उसकी सैनिटरी वेलफेयर और एजुकेटिंग वाली सारी जो है एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर भी सर्वेलेंस प्रोवाइड करेंगे, और एनवायरमेंटल कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। तो ये 10 फंक्शन आ जाती हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के। ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट ये होता है कि वो तमाम एक्सटर्नल कंडीशन या वो इन्फ्लुएंसेस जो वर्क प्लेस पर उभर सकते हैं और वर्कर की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के इंट्रैक्शन होते हैं, मैन एंड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिसमें फिजिकल में तो एयर की मूवमेंट, ह्यूमिडिटी, हीट, रेडिएशन, लाइट और आयनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया फिजिकल एजेंट। उसके बाद केमिकल एजेंट्स की अगर बात करें तो उसमें केमिकल टॉक्सिन्स केमिकल्स, टॉक्सिक डस्ट और गैसेज आ जाती हैं, ठीक हो गया। फर्दर फिर बायोलॉजिकल एजेंट है। बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है या फंगस आ जाते हैं और बाकी जो वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैन एंड मशीन के अंदर आए तो इट इन्वॉल्व्स 2 चीज़ें, एक है मैन और दूसरा है मशीन। या मैन ख़राब है या फिर मशीन के अंदर मसला है। मैन किस तरह से वो ख़राब हो सकता है कि वो बहुत लंबे अरसे के लिए काम कर रहा है और ख़राब पोस्चर में काम कर रहा है, तो उसकी वजह से फटीग, बैक एक और जॉइंट के मसल की डिजीज़ आ जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जबकि मशीन भी ख़राब हो सकती है। मशीन जब ख़राब होगी तो एक्सीडेंट्स कॉज करेगी। मूविंग पार्ट्स हैं, प्रोट्रूडिंग पार्ट्स हैं, अनगार्डेड मशीन है, तो ये सारी चीज़ें मसला करेंगी, ठीक हो गया। मैन एंड मैन को अगर देखें तो इसके अंदर साइको सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें रिदम एंड टाइप ऑफ वर्क है, वर्क स्टेबिलिटी है, सर्विस कंडीशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स को अगर देखें तो फिजिकल हैजर्ड्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, हीट है, कोल्ड है। हीट को अगर देखें तो उसमें डायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट से क्या होगा, बर्न्स, एग्जॉस्शन, स्ट्रोक, क्रैम्प्स। इनडायरेक्ट से क्या होगा, एफिशिएंसी कम होगी, फटीग ज़्यादा होगी, एक्सीडेंट होंगे, ठीक हो गया। कोल्ड वर्क से क्या होगा, एरिथ्रोसाइनोसिस होगा, इमर्जन फुट होगा, फ्रॉस्टबाइट होगा, चिलब्लेन्स होंगे। इमर्जन फूड किसे कहते हैं, ठंडे पानी के अंदर पाँव अगर रहे हैं कुछ देर। फ्रॉस्टबाइट क्या होता है, नर्व, ब्लड वेसल्स या स्किन वगैरह इफेक्ट हो रही है, ठीक है, वो हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉस्टबाइट आई गेस। बहरहाल लाइट में अगर देखें तो लाइट क्या सफिशेंट और ऑप्टिमम लाइट होनी चाहिए। पुअर एलिमिनेशन है, कुछ क्रॉनिक इफेक्ट होंगे, कुछ एक्यूट इफेक्ट होंगे। एक्यूट इफेक्ट से क्या होगा, सर दर्द कर रहा है, आंखों में दर्द है, लेक्रीमेशन है, कंजेस्शन है, कॉर्निया और आई फटीग है। क्रॉनिक इफेक्ट्स देखें, मतलब कंजेशन कॉर्निया की है और आई फटीग है। क्रॉनिक इफेक्ट्स देखें तो उसमें माइनर निस्टैग्मस है कि जो कोल की कान में काम कर रहे होते हैं वो जब फोकस करते हैं तो उनकी आइज़ में रोटेटरी ऑसिलेशन देखी जाती है, जिसे माइनर निस्टैग्मस कहते हैं। इसके अलावा अगर इंटेंस ग्लेयर है डायरेक्ट तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट, एनॉयंस और विजुअल फटीग होगी। नॉइस में ऑडिटरी और नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स हैं, जिसमें ऑडिटरी में परमानेंट या टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो जाएगा, जबकि नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स के अंदर कम्युनिकेशन में मसला होगा, एफिशिएंसी में, और अनॉय हो जाएगा बंदा। अब ना एक चीज़ आगे चलेगी कंटिन्यूसली, वो चीज़ ये है कि डिग्री ऑफ इंजरी या डिग्री ऑफ इफेक्ट बाय एनी फैक्टर जो कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है कितना को होगा, तो वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। उसमें चीज़ें हैं कि एक्सपोजर कितना हुआ है,
कितनी देर तक हुआ है, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी क्या थी, जैसे इसमें नॉइस लाइट है तो लाइट की क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या है, और उस पर्सन की अपनी ससेप्टेबिलिटी कितनी है उस चीज़ से इफेक्ट होने के लिए, ठीक है। वाइब्रेशन को अगर देखें तो 10 to 500 हर्ट्ज तक की वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है न्यूमेटिक टूल से, जैसे ड्रिल्स और हैमर्स वगैरह हैं, और ये फिर आर्म हैंड्स को इफेक्ट कर रही होती हैं, और कुछ माह बाद या कुछ सालों बाद जब एक्सपोजर होता रहता है तो फाइन ब्लड वेसल्स जो फिंगर की होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं स्पैज्म की तरफ, और वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वाइट फिंगर्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर्क वेल्डिंग वगैरह के अंदर एक्सपोज होता है वर्कर उनकी तरफ, और उसकी वजह से आइज़ पर इफेक्ट आता है, जिसमें इंटेंस कंजक्टिवाइटिस और केराटाइटिस हो जाता है, जिसे वेल्डर्स फ्लैश कहते हैं। रेडनेस, पेन वगैरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस मैक्सिमम परमिसिबल लेवल जो है होल बॉडी का पर ईयर वो 5 ग्राम होता है। इसकी वजह से मेलफॉर्मेशंस, कैंसर, अल्सरेशन वगैरह हो सकते हैं। केमिकल हैजर्ड्स में आए तो उसमें अगेन उन्होंने स्टार्ट में बताया हुआ कि भाई ड्यूरेशन, क्वांटिटी और पर्सनल ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कितना नुकसान करेंगे केमिकल्स। इसमें लोकल है एक्शन, लोकल में क्या होगा, डर्माटाइटिस, अल्सर्स। दूसरा है एब्जॉर्ब हो गए हैं तो एब्जॉर्प्शन से सिस्टेमिक इफेक्ट्स आएंगे, स्किन पर इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। इन्हेलेशन अगर देखें तो पहला क्या था कि हैं लोकल एक्शंस, उसके बाद है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन में अगर देखें तो उसमें डस्ट है, गैसेस हैं और मेटल और उसके कंपाउंड है। डस्ट को अगर देखें 0.1 से 150 माइक्रोन तक की डस्ट रेंज कर रही होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो रही होती है। 10 माइक्रोन से ज़्यादा है तो सेटल डाउन कर जाती है, 5 माइक्रोन से कम है तो सेटल डाउन नहीं करती, सस्पेंड करती है, लंग्स में जाती है, मसले करती है। इसे कहते हैं रेस्पायरेबल डस्ट, और यही न्यूमोकोनियोसिस कर रही होती है। इसके अलावा सॉल्युबल डस्ट जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, हार्म नहीं करती, लेकिन जो इनसॉल्युबल डस्ट होती है वो फिर एलिमिनेट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट होती है। ऑर्गेनिक डस्ट जो होती है वो वेजिटेबल डस्ट भी उन्हें कहते हैं, उसके अंदर केन फाइबर की तरफ से जब होता है तो बैगोसॉसिस होता है। कॉटन डस्ट की वजह से बिसिनोसिस, टोबैको की वजह से टोबैकोसिस, हे या ग्रीन डस्ट की वजह से फार्मर लंग हो जाए। इनऑर्गेनिक के अंदर कोल डस्ट, सिलिका, एस्बेस्टस, आयरन, जिससे एंथ्राकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस या जिसे कैंसर लंग और सिडरोसिस कहते हैं, ठीक है। गैसेस की तरफ आएँ तो सिंपल गैसेस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। एस्फिक्सिएटिंग गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन है। और एनेस्थेटिक गैसेस हैं क्लोरोफॉर्म, ईथर, ट्राईक्लोरोथीन, इथाइलिन वगैरह, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और स्टील इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है। मेटल और उनके कंपाउंड्स इस तरह से भी इन्हेलेशन के ज़रिए पे जा सकते हैं और इंजेक्शन के ज़रिए पे जा सकते हैं। इंजेक्शन में कैसे जाएंगे, हैंड, फुट या सिगरेट्स, हैंड, फूड एंड सिगरेट्स की वजह से, ठीक है। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, लेड, एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ पर आए तो आर्सेनिक, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, फॉस्फोरस, ठीक है, लेड, मर्करी। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स की वजह से ब्रूसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रेक्स, हाइड्रोटोसिस, सिटोकोसिस, टेटनस, फंगल इन्फेक्शन, एनकेफ्लाइटिस वगैरह। मैकेनिकल हैजर्ड्स 10% ऑफ एक्सीडेंट्स कॉज कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में। साइकोसोशल हैजर्ड्स वुड बी साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस या फिर साइकोसोमेटिक इल हेल्थ। अब इसमें एमसीक्यू इस तरह से आ जाता है कि साइकोसोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और साइकोसोमेटिक इल हेल्थ के अंदर कौन सी होती हैं। तो साइकोसोमेटिक इल हेल्थ इंक्लूड्स फटीग, हेडेक, पेन, नेक, शोल्डर, बैक में, पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, रैपिड एजिंग। दूसरी तरफ आए तो सिकनेस और एब्सेंटिज्म इसके अंदर आ रही होती है, एनजाइटी, डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज़ और एग्रेसिवनेस वगैरह, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में डिजीज़ ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स में हीट में वही चीज़ें जो हमने पहले की हैं ऑलमोस्ट वही हैं, कोल्ड में भी वही हैं, लाइट में कैटरेक्ट और माइनर्स निस्टैग्मस अगेन, प्रेशर से केजन डिजीज़ हो सकती है, एयर एम्बोलिज्म या एक्सप्लोजन, नॉइस से डेफनेस होगी, रेडिएशन का हम देख के आए हैं, मैकेनिकल से इंजरी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से बर्न हो जाएगा। डिजीज़ केमिकल एजेंट की वजह से जब होती हैं तो उसमें अगर गैसेस की वजह से हो रही हैं तो हमने कुछ गैसेस यहाँ पर भी देखी हैं, ठीक है, तो वही आ जाती हैं। डस्ट में न्यूमोकोनियोसिस, 2 तरह की डस्ट होती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वो देख ली हमने। मेटल और उनके कंपाउंड्स के हम जिक्र करके आए हैं। केमिकल्स एसिड, अल्कली या पेस्टिसाइड हो सकते हैं। सॉल्वेंट्स कार्बन बाइसल्फाइड, बेंजीन वगैरह हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हम देख के आए हैं। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हम अभी आगे पढ़ लेंगे। ऑक्यूपेशनल डर्माटोसिस, डर्माटाइटिस और एक्जिमा है। और डिजीजेज साइकोलॉजिकल ओरिजिन की जो है उसमें हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, यहाँ लिखी हुई थी ना, वही है।